जी, am I audible? All right. जी, am I audible, right? अच्छा जी, कल हमने पॉलिटिक्स डोमेन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जिसको आप कह सकते हैं, एंड इट इज रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। आपको पता है दैट दिस डिबेट हैज बीन देयर सिंस लॉन्ग। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम हमेशा से जब भी देखते आए हैं, वो आप यूं अज्यूम कर लें कि हमारी जो है एक नीड बन गए हैं एज फार एज द रीसेंट इलेक्शंस आर कंसर्न्ड, और उनकी वेग में जो है हमारे यहाँ जो है डिफरेंट लकूनाज रिमेनिंग है। देखो, किसी भी कंट्री को सरवाइव करने के लिए दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर वन, कि उसका इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कल्चर हो। इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कल्चर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो है हर एक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ जो है वो आज पर लॉ हुई हो। सॉरी, वन इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कल्चर और दूसरा इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ हुई हो। इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कल्चर का मतलब ये होता है कि वोटर की एजुकेशन से लेके वोट कॉस्टिंग और वोट कॉस्टिंग से लेके सेटिंग अप ऑफ असेंबली, ये पूरा मेरिट पे बेस्ड करता है और एक स्मूथ एक सिस्टम के तहत हो। हमारे यहाँ आपको पता है लास्ट गवर्नमेंट के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमें देखने को मिला था, चाहे वो पंजाब के अंदर गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर फाइट हो या फेडरल के अंदर डेसोल्यूशन ऑफ असेंबली की हो, दैट शोज द करेक्टर ऑफ वेग पॉलिटिकल कल्चर प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। बट अबव ऑल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं और दोस्त थिंग जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि दे आर द वंस दैट आर रिक्वायर्ड इन एनी कंट्री। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि आपने असेस करना होता है कि नीड क्या है, किस नीड की बेस के ऊपर आपने जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है, एंड व्हाई देयर वाज दिस वेरी थिंग। जी, इट ये बोथ है शहरियार, बोथ हैं मेकिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन इन कॉन्टेम्पररी एज वेल। मैं भी आपके सामने पढ़ता हूँ ना। तो सबसे पहले तो हम आएंगे और आके बताएंगे कि ऑब्वियसली व्हेन देयर आर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो इट मींस कि ऑब्वियसली वी नीड टू एस्टैब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एज वेल। तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं दैट व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, चैलेंजेस की हम बात करेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेसिफिकली दोज हु आर इन पावर, दे वुड नेवर लाइक कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। आप देखें, जो भी गवर्नमेंट पार्टी पावर में होती है, डेफिनेटली वो अगेंस्ट द मैंडेट बैठी होती है, एंड इट हैज बिकम अ नॉर्म इन पाकिस्तान। देयरफॉर दे वुड नेवर वांट के। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वो पॉलिसी तो तब अप्रूव होती है ना जब गवर्नमेंट अप्रूव करती है, लेकिन द थिंग इज कि पॉलिसी तो वो अप्रूव करते ही नहीं है। ठीक है। नंबर दो के ऊपर जो पैटर्नेज है, ठीक है, हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की पैटर्नेज है उन उन इदारों के साथ जो कि स्पेसिफिकली आर इन्वॉल्व इनटू इट। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली आर प्रोटेक्टिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो एक पैटर्नेज प्रॉब्लम है, दूसरा रेजिस्टेंस फ्रॉम द रूलिंग एलीट है, तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एक रूरल और अर्बन डिवाइड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वोटर टर्नआउट और एज वेल एज एजुकेशन ऑफ वोटर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ओपिनियन लीडर्स, वो बड़ा विड्रॉल होता है। वो जो रूरल अर्बन डिवाइड है, दैट हैज बिकम अनदर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इट इज नेवर बीइंग लाइक्ड इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। जैसे ईवीएम्स लास्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, बट गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द वाहिद जो है ना, आप अज्यूम करें हमारा मुल्क है जहाँ पर टेक्नोलॉजी को रॉन्ग कंसीडर किया जाता है और मैनुअल को राइट कंसीडर किया जाता है। वो इसीलिए कहते हैं ना, इट इज नेवर गोइंग टू बी द केस कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सरकारी जो वो क्या उसको कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है, दे कैन नॉट बी हैक्ड। द रीजन इज कि वो पलंदे के पलंदे सरकारी दफ्तरों के अंदर पड़े हुए हैं, रजिस्टर के रजिस्टर पड़े हुए हैं। नोबडी हैज एवर एवर
वो जो है उनको वो ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो हाउ वुड दे बी एबल टू डिकोड द इम्पोर्टेंट तनसीबात और ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो एक जो है ना, एक एक ये रेजिस्टेंस जो है टेक्नोलॉजी को लेके, ये तो बहुत जरूरी है। देखिए इंडिया के अंदर भी ईवीएम्स है, पूरी दुनिया के अंदर 70% डेमोक्रेसीज इन वर्ल्ड दे हैव ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो वोटिंग मशीन्स हैं उस पैटर्न की दे हैव दे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो, ताकि उसके अंदर देखें आपको क्लैरिटी आ जाती है। हमने पहले 2017 में आरटीएस लगाया, वो भी बैठ गया। हमने अभी आके जो है जो अगेन 2000 जो हमारे अभी इलेक्शंस हुए हैं 24 के अंदर, उसके अंदर भी मतलब यू नो एवरीथिंग, ठीक है, आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग, ठीक है। मतलब यू वुड अंडरस्टैंड के देयर इज दीज डिस्क्रिपेंसीज व्हिच एग्जिस्ट इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वोटर टर्नआउट से लेके टिल द मेकिंग ऑफ असेंबली, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद एक और बड़ा चैलेंज होता है जो एक मीडिया का नोटोरियस रोल है, ठीक है, in promoting political biases and misinformation. That too has become a tool, has become a challenge in fact, which is stopping or hindering पाकिस्तान के अंदर इन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इनको। हमें उसके बाद हम आएंगे और हम आके कहेंगे हमें जरूरत क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। बड़ा सवाल तो ये एक सेकेंडरी हेडिंग की फॉर्म में आता है हमारे पास। तो बड़ा सवाल तो ये है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे और आपके बताएंगे कि हम इन रिफॉर्म्स को कैसे ला सकते हैं, कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, या क्या वे फॉरवर्ड हैं जिनके थ्रू हम जो है एक 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 जो है वो इसको रूल आउट कर सकते हैं। तो जब हम कहेंगे कि व्हाई डू वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म एट दिस पर्टिकुलर और, तो ऑब्वियसली वो कॉन्टेम्परेरी जो है सिचुएशन उसको इलेबोरेट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी, मैंने हमेशा कल आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि स्टेटस को होता है एक, और एक स्टेटस को ऑल्टर करने के लिए फोर्स आती है जो एंटी स्टेटस को होती है। स्टेटस को हमेशा वो होता है, अगर वो अच्छा हो तो अच्छा है, गलत हो तो गलत है। तो इन एनी केस जो उसको ऑल्टर करती है वो भी अच्छी हो सकती है, वो भी बुरी हो सकती है। तो ऑब्वियसली देयर इज दिस proportional change which is being proposed in Pakistan in itself electoral reforms की शक्ल में। तो ऑब्वियसली उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को जरूरत हमें क्या है, जरूरत सबसे बड़ी ये है, एक तो इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है, रिगिंग हो रही है, दे हैव बिकम परसिस्टेंट इश्यूज इन पाकिस्तान, जो ओरिजिनल क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नंबर टू के ऊपर देर इज दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक का ट्रस्ट इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल ही विड्रॉ हो रहा है। नंबर थ्री, आपको पता है एक सिग्निफिकेंट बैरियर फेस करने को मिल रहा है, इवन इवन अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल वोटर्स इन रूरल एरियाज आर नॉट, either they're not allowed or they have created so much hindrances in that कि वो उनके वोट भी खुद ही काउंट करवा लेते हैं, they are not letting them to pursue that। so ये जो women in Pakistan जो हैं, they are facing significant barriers in participating in electoral process, और specifically रूरल एरिया के अंदर फिर हमारे यहाँ वोटर आइडेंटिफिकेशन इश्यूज बहुत एग्जिस्ट करते हैं, फेक और डुप्लीकेट वोटिंग होती है। इट इज अगेन प्लैगिंग पाकिस्तान इलेक्टोरल प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी आर इन डायर नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। फिर क्रिटिसिज्म है कॉन्टिन्यूस इलेक्शन कमीशन, फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप देखें घूम घुमा के आर्ग्यूमेंटेशन समवॉट सेम हो जाती है जब आप एक ही थीम के 4-5 टॉपिक्स करते हो। मैं इसलिए कहता हूं कि डज नॉट मैटर, क्योंकि वहां पे तो एक ही टॉपिक आना है ना, तो घूम घुमा के आप उनको यूज कर देना, फिर एंड पर आएंगे और आके हम बताएंगे कि वो क्या प्रैग्मेटिक स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो जो है वो हम इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है हमें टॉप टीयर की तरफ से, रूलिंग एलीट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, देयर शुड बी अ ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस एंड देयर शुड बी डायलॉग फॉर परसुइंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नंबर टू के ऊपर वी नीड टू एम्पावर आवर इलेक्शन कमीशन। दुनिया भर के अंदर, इंडिया के अंदर भी इवन देख लें, इलेक्शन कमीशन nobody can interfere or nobody can have an iota of doubt of interfering in election commission proceedings, ठीक है। बट हमारे यहाँ चीजें और हैं। फिर हमें एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए इलेक्शन का, ठीक है, ताकि फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन हो सके इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स की। हमारा क्या मसला होता है आपको पता है, जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसके ट्रिब्यूनल्स अभी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाए। तो ट्रिब्यूनल जब फंक्शन ही नहीं हो पाए और लोग जो हैं जिनको इतराजात हैं कि उनके वोट हक छीना गया है, एमएनए एमपीएस जो कि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे और कहाँ पे जाके वो जो है अपना इंसाफ लेंगे, ठीक है।
फिर आपको पता है कि देयर इज अ नीड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी अपरेटस। पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होगी फॉर दोज इन्वॉल्व इन इलेक्टोरल वायलेंस। आपको पता है हर दूसरे दिन जो है यहाँ पर जो है ना वो आधे से ज्यादा वो पार्टियां इंटरवीन करती हैं, दावा बोलती हैं, दो चार फायर करती हैं, लोग साइड पे होते हैं, डब्बे ऊपर नीचे हो जाते हैं, गलत फॉल्स बैलेटिंग होती है, उसको स्टॉप करने की जरूरत है। फिर अगेन वी नीड टू कम अप विद समथिंग मॉडर्नाइज्ड टाइप ऑफ वोटिंग आईडी, जिसको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के अंदर चिप की सूरत में होना चाहिए। मतलब थोड़े फास्ट पेस किस्म के सॉल्यूशंस एंड टेक्निकल। फिर एक परमानेंट इंडिपेंडेंट और रिप्रेजेंटेटिव नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज जो है ना वर्क, ये समटाइम्स क्या होता है जब लोअर लेवल पे आके जब इलेक्शन होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, या तो इसको ईवीएम पे शिफ्ट कर लो या अदरवाइज क्या करो, इसका कोई रूलिंग आउट, इसका छठ कोई की अदर वे रोटी। अराउंड निकालो। अदर वे छठ अराउंड की क्या की है रोटी। कि आप फिर को परमानेंट फोर्स हायर करो कि जो कि उसको ऑब्जर्व करती है। जैसे ही हमारे यहाँ ये चीज आती है, सबसे लेट ही पहला करो। जो काम होता है वो ये होता है कि भाई टीचर्स को हायर करो, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। वो एक टेम्पररी लेट ही एक्सरसाइज जो करो। है, उसके अंदर वो लोगों का स्टेक भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज हो जाती हैं। ठीक है। सो अब हमने देखा कि एक टॉपिक हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखा, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखा, तीसरा हम अब चौथा हमने देखा यूथ, तीसरा यूथ इंगेजमेंट देखा, चौथा हम देखते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाला। ठीक है। अच्छा जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ये द डबल एज स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान। सबसे पहले सवाल आता है कि किस तरह ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, टॉपिक को डीकोड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यू आर नॉट सपोज टू डिफाइन पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आपको बस ये होना चाहिए पता कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन डबल एज स्वॉर्ड किस तरह डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट के लिए साबित होती है इन पाकिस्तान। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है दो-धारी तलवार, यानी कि इट हैज पॉजिटिव्स, इट हैज नेगेटिव्स एज वेल। और डेमोक्रेसी के लिए इसके क्या क्या वो हैं, वो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आएंगे आगे कहेंगे कि हाउ पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक्ट्स एज अ ड्राइवर ऑफ डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन ऑफन लीड टू हायर वोटर टर्नआउट। हमें पता डाइवर्सिफाइड ओपिनियन होगा, डाइवर्सिफाइड जो है वो से होगी, आइडियोलॉजीज मैनिफेस्टोज होंगे, पीपल वुड कम आउट एंड दे वुड बी इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन अ बेटर वे। सिमिलरली यूथ की जो मोबिलाइजेशन है थ्रू सोशल मीडिया, इसको अगेन एक पॉलिटिकल चेंज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड दैट टू हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओवर देयर। इसके बाद जो वेमेन हैं, इनको अगर पॉलिटिकली हम इंगेज करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ये जेंडर इनइक्वालिटी इंक्लूसिविटी लेकर आती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, येट अगेन क्रिएटिंग मोर एंड मोर वॉइसेस फॉर द डेमोक्रेटिक चेंज। फिर इसी के साथ अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना वो इलेक्टोरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स को भी डिमांड करती है। ऑब्वियसली अब जब मैंने हमेशा देखा ना बाइपोलर, जब टू पार्टी सिस्टम हुआ करता है कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली वन गोज इन फेवर ऑफ समथिंग, अदर गोज, और समटाइम्स द अदर आल्सो गोज इन फेवर ऑफ इट, राइट। सो जब हमारे पास पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी होगी तो डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन भी एग्जिस्ट करेगा, जो ना सिर्फ वहां पर जो डिबेट्स हैं वो डाइवर्सिफाई करके इशू करेगा, बल्कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी मल्टीपोलैरिटी के साथ डील करेगा। तो इन शॉर्ट पॉलिटिकल पोलराइजेशन वुड फेवर द डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान। द अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है कि किस तरह ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है इट बिकम्स अ थ्रेट फॉर डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान। वो कैसे हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एग्जासरबेट करती है एथनिक, रीजनल और सेक्टेरियन डिवीजन्स को, जो कि एंड नेशनल यूनिटी को अंडरमाइन करता है, और पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट जो है उसको कंप्रोमाइज करता है। इसी तरह आपको पता है पोलराइजेशन जो है वो एरोड करती है लोगों का ट्रस्ट इलेक्टोरल सिस्टम से। क्यों? क्योंकि जब पार्टीज एक्यूज करती हैं एक को और दूसरे को, और रिगिंग और अनफेयर प्रैक्टिसेस का चार्ज करती हैं, तो ऑब्वियसली ये जो पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी होती है दे मेक बाइसेस, सम गो विद वन, सम गो विद अदर, राइट। तो ये अगेन जो है ये जो है ना ये इसको एक अनफेयर ट्रीटमेंट के तौर पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन रिजल्ट होती है। फिर अगेन पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी जो है उसके अंदर वायलेंस एट पीक होता है।
इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट, पॉलिटिकल फैक्शंस, दे बिकम वेरी मच एन्चांटेड। और इसकी रीजन क्या होती है कि अगेन एक कंसेंसस को डेवलप करना, एट द सेम टाइम एक बैटरमेंट की तरफ मूव करने के लिए टायरसम एफर्ट करनी पड़ती है। अब आप देखें, एक रूम के अंदर 4 लोग बैठे हैं, उन 4 लोगों को समझाना आसान है, या एक रूम के अंदर 16 लोग बैठे हैं, उनको समझाना आसान है? और दूसरी बात, वो 16 लोग विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, विद डिफरेंट जो है ना वो माइंडसेट बैठे हो, तो इट वुड बिकम एन अनइमेजिन सॉर्ट ऑफ अ यूटोपिया टू मेक अ कंसेंसस बिटवीन देम। फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन अंडरमाइन करती है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को वर्क नहीं करने देती। अब आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, देर इज ऑलवेज दिस डिबेट ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब इसमें ये नहीं है, मतलब आप देखो, इफ यू गिव समबडी समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग फॉर एग्जांपल, आपने यू हैव इनिशिएटेड दिस वेरी डिबेट कि हम एक सेपरेट प्रोविंस बनवाएंगे, ठीक है। अब अगेन पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी ना, तो सेपरेट प्रोविंस बनने के ऊपर डिबेट शुरू हो जाएंगी कि क्या लिंग्विस्टिक बेस पे हो या एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे हो। और अगर जी ये सारी प्रोवाइड करूंगा मैं आउटलाइंस, आपको जरा वेट कर लें भाई, सारी दूंगा, मैंने कहाँ लेके जानी है, ठीक है। तो यस अगेन, गिव वेरी गुड हदीजा के ये इट गिव्स वे टू द पॉपुलिस्ट लीडर्स, ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान के अंदर, अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब एक डिमांड इनिशिएट होती है, किस तरह पोलराइजेशन एक्ट करती है। अब मैं कहूँ कि मैंने साउथ पंजाब बनाना है, अगर मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे बनाना है, तो इसके ऊपर कंसेंसस करना बहुत मुश्किल होगा। मैं कहूँगा लिंग्विस्टिक बेस पे सराकिस्तान बनाना है, हजारा वाले उठ जाएंगे, दे वुड डिमांड देयर ओन प्रोविंस। इसी तरह आपके पास जो है वो और बहुत सारी जगहों से बहुत सारे फैक्शन उठेंगे, दे वुड डिमांड देयर ओन प्रोविंसेस। सो ऑब्वियसली जब पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी होती है, तो कंसेंसस एट द सेम टाइम डाइवर्जेंस के ऊपर ओपिनियन डिफर करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है जी। फिर अब आते हैं कि कौन से स्टेप्स हमें लेकर आने चाहिए ताकि हम ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है इसको, आपको पता है सीएसएस 2024 के अंदर एक टॉपिक आया था, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कॉलन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। देखो सेम टॉपिक्स ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं। उसका मतलब क्या था? वो मतलब ये था कि भाई हमें ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये गवर्नेंस एंड सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस के ऊपर ऑब्वियसली वही डबल एज स्वॉर्ड प्रूव होती है, बेनिफिट भी देती है, नुकसान भी देती है, बट नुकसानात आर फार रीचिंग। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हर जगह की अलग डिमांड आती है, हर जगह की अलग गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज जनरेट होते हैं, कंसेंसस हो ही नहीं पाता। सोसाइटी की पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर यूनिटी लैक करेगी, उसके अंदर जो है कंसेंसस लैक करेगा, तो ऑब्वियसली फिर हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, अगर हम मोर ऑफ अ थर्ड वर्ड के अंदर देखें ना, मैं मेरी ये आर्ग्यूमेंट को जहन में रखना, ये आपको मल्टीपल जगहों पे यूज होगा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन व्हेन एवर इट कम्स टू थर्ड वर्ड, it would always be something lethal, detrimental for survival. और अगर ये फर्स्ट वर्ड में होगी, तो ऑब्वियसली इट वुड एंड अप इनटू मोर कंसेंसस एंड इट वुड एंड अप इनटू मोर डिस्कोर्सिव स्ट्रेंथनिंग वेज। हमारे यहाँ डिस्कोर्स को जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, एट द सेम टाइम हम डिस्कोर्स को लॉजिकल रैशनल भी नहीं मानते, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टेप्स लें जो मिटिगेट करें, एक सोल्यूशन भी हो जाएगी पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, ताकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट को इन्हांस किया जा सके। उसमें सबसे पहले होगा कि we need to foster mutual understanding and cooperation on, rather than we go for the personal interest, we need to go for the national interest। मंत्रा ये होना चाहिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजन्स, एथनीज की, एथनिसिटीज की, ताकि वो जो वॉइसेस सबसे पहले जनरेट कहाँ पे होती हैं, इस बात पे नहीं होती कि हमारा ये राइट है, हमारा वो है। सबसे पहले बात ये आती है हमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्रोमाइज्ड दी गई है, ठीक है। उसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, ताकि देख लें ईस्ट पाकिस्तान साउथ पाकिस्तान की जो डिवाइड है क्या रीजन बनी थी, इट वाज ऑलवेज द रिप्रेजेंटेशन या फार्मूला ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट वाज देयर, राइट। उसके बाद वी नीड टू स्ट्रेंथन द सिविल सोसाइटी, वी नीड टू मेक इंडिपेंडेंट मीडिया, ताकि वो इस तरह की सेंसेशनलिज्म और रेड टेपिज्म और जो येलो जर्नलिज्म है, इसको जो है वो प्रमोट ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद वी नीड टू लॉन्च अ नेशन वाइड, मैं वैसे कह रहा हूँ, वी को फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करते फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, आपको सोल्यूशन सजेशन बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। यस, कोalition गवर्नमेंट, फखर सही बात की आपने,
ठीक है जी, लॉन्च नेशन वाइड होनी चाहिए हमारी एक ऐसी कैंपेन की विच वुड इन्फॉर्म सिटीजनरी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इक्वालिटी, अबाउट द रिप्रेजेंटेशन टॉलरेंस, सो दैट डाइवर्जेंस कैन बी compromised. इसी तरह फिर हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पब्लिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स फॉर डिफरेंट सिटीजन अक्रॉस द बाउंड्री, अक्रॉस द रेसेस, सो दैट दे कुड एंगेज इन अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। ठीक है, अब आप देखें कि ये कितना एक पेट आर्ग्यूमेंट है विच इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी अदर आर्ग्यूमेंट। ऐसे वो क्या है कि डायलॉग को फोस्टर करो, हाँ एडहेरेंस होनी चाहिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की तरफ से, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमने जो है ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन, द डबल एज स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान, तो सबसे पहले बताएंगे कि इसके पॉजिटिवली कैसे एंगेज करती है, फिर नेगेटिवली कैसे एंगेज करती है, फिर नेगेटिव फ्लिप साइड को हम कैसे काउंटर करेंगे सो दैट हम इसको इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान इंश्योर कर सकें। समझ गए हैं जी? ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी थर्ड डोमेन के ऊपर विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपके ना मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, सिर्फ एक आधी क्लास की बात है, ये सारी 34 के 34 आउटलाइंस आपके पास होंगी। अच्छा जी, अभी मैं ना शेयर ना करने का रीजन ये ले रहा हूँ कि मैं करूंगा ना तो आप लोग इसी के ऊपर देख के तो फिर वो आप ग्रास्प नहीं करोगे आइडियाज को। ठीक हो गया जी। अब आ जाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला सवाल, बड़ा बेसिक सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मास्टर और अ स्लेव और अ सर्वेंट, सॉरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है आई थिंक, और ये भी किसी को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है कि ये मास्टर है या स्लेव है। ठीक है, सॉरी ये तो जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आएंगे और हम आके डिस्कशन करेंगे। मैंने वैसे जो आउटलाइन बनाई हुई है उसके अंदर मैंने एक ओवरव्यू भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया हुआ है जिसमें इमरजेंस ऑफ एआई, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ एआई, ये करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आप इसको इग्नोर करिएगा। सबसे पहले आएगा कि हमें एक साइड चूज करनी है, विच वन, क्या ये मास्टर है या ये सर्वेंट है? आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इतनी आपने हार क्यों मान लिया भाइयों? आपने अभी जो है, क्यों नहीं, देखो ये डिबेट जो है दैट हैज बिकम द मेजर डिबेट राइट नाउ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सर्वेंट है, मास्टर कैसे है? किसने इसको ट्रेन किया है? किसने इसके एल्गोरिथम सेट किए हैं? कौन इसको अभी भी जो है वो बाइनरी कोडिंग करता है? वी आर द वंस यार। यस, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन क्या होता है? अरिस्टोटल कहता था ना कि थ्योरी ऑफ स्लेवरी इज जस्टिफाइड इन एनी टाइम्स, जिसकी बेस पे वो कहता था देयर इज अ रिलेशन ऑफ मास्टर सर्वेंट। फिर वो कहता था देयर इज दिस रिलेशन, मैं कहता जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं ना, दे आर ऑफ नीड ऑफ ईच अदर। सिमिलरली जिस तरह टीचर और स्टूडेंट होते हैं, सिमिलरली मास्टर और स्लेव भी होते हैं। बट मास्टर हैज इट्स ओन जो है ना वो स्ट्रेंथ, वो दैट स्ट्रेंथ इज कि वो क्रिएट करता है, वो डायरेक्ट करता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेंट है हमारा, मास्टर नहीं है हमारा। हाँ, इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ सर्वेंट। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने मास्टर वाली साइड को भी डिस्कस नहीं करना। जब टॉपिक के अंदर सर्वेंट की डिस्कशन हुई है और मास्टर की डिस्कशन हुई है, तो हमने एक साइड को चूज करना है। ठीक है, एक साइड को चूज करते हुए हमने सबसे पहले आना और बताना है कि दोज फैक्टर विच प्रूव दैट एआई इज सर्वेंट टू मैनकाइंड। सबसे पहले बड़ा बेसिक सा आर्ग्यूमेंट है, एआई सिस्टम्स आर क्रिएटेड, डिप्लॉयड एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। अंडरस्टूड सी बात है। दूसरी बात यह है कि जो एआई के सिस्टम्स है ना, दे रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ ह्यूमन डाटा टू लर्न एंड ऑपरेट। आपको पता है आज भी चैट जीपीटी के जितने भी वर्जन्स इन्वेंट हो रहे हैं, जितने भी ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन हो रही हैं, उसकी बेसिक कोडिंग जो है वो ह्यूमंस ही कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन अभी भी वही दे रहे हैं।
ठीक है, तो हाउ कुड दे बिकम योर मास्टर्स? हाँ, आई डोंट नो अबाउट द 20-30 years down the lane, but right now it is not the case. Here again, it does not have this ability. The system is not built in this way that it creates its own goals and purpose. It is purposeless. Humans give it purpose. ठीक है, which is another indication that artificial intelligence is our servant. Again, human जो है ना, they are better problem solvers because they do not operate through any algorithm or any structured rules. Thus can be said that artificial intelligence is our servant. Again, AI lack leadership abilities to unite people. Humans को जो animal से चीज differ करती है ना, that is basically the rationality which upon which they construct this leadership role through which they become a herd of wise people. ठीक है, again फिर जो हमारे यहाँ जो है वो जो AI है वो हमारा सर्वेंट है, क्योंकि वी आर द वंस हु हैव मोर एबिलिटीज। अगेन उमर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है उसमें। कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं जो 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 कॉग्निशन होती है ना, जो जो बिल्कुल ब्रेन के अंदर आपकी फीडिंग होती है, जिसके थ्रू आप राइट रॉन्ग की एक चॉइस कर सकते हैं। देखो, मुझे नहीं लगता कि अगेन ह्यूमन के कंट्रोल से इतनी ये चीज बाहर हो जाएगी कि एआई इन फ्यूचर वुड बिकम समथिंग जो कि कंट्रोलेबल ही नहीं रहेगी। रोबोटिक्स आर समथिंग एल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक्स आर समथिंग एल्स। अगेन दे वुड ऑलवेज, देखो वो मूवीज में ही अच्छा लगता है कि द राइट्स वुड बी दिस डेट्रीमेंटल दैट दे वुड कंट्रोल द वर्ल्ड, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एल्गोरिथम बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन चले जाएं कि वहां पे ह्यूमंस जो हैं वो जो है वो अगेन जो है वो चैलेंज ही ना कर पाए उसको। आपको याद है वो जो चेस का एक मैच हुआ था जिसके अंदर कंप्यूटर ने, जो उस टाइम का प्रॉब्ली गैरी था, जिसको द चैंपियन, चेस चैंपियन, उसको हरा दिया था। ठीक है, लेकिन येट अगेन इट वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस, इट वाज बीइंग सेट बाय ह्यूमंस। बट उसके बाद क्या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि ऑटोमेटिकली जो है ह्यूमंस दे हैव बिकम लूजर इन चेस गेम? नो, नॉट एट ऑल। तो दे आर देयर टू जस्ट क्रिएट और अमेज ह्यूमंस, बट नथिंग मोर देन दैट। दे आर आवर सर्वेंट, दे वुड रिमेन आवर सर्वेंट। ठीक है, फिर जी अगेन जो हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें किसी इशू को सॉल्व करने की कैपेसिटी एआई के पास नहीं है, ह्यूमन जनरेटेड एआई का सकता। दस कैन बी सेड दैट क्लाइमेट चेंज का इशू, वो मुझे बताएं एआई हाउ कुड इट बी रिवॉल्विंग अराउंड इट? ठीक है, तो इट ऑलवेज रिजॉल्व अराउंड दिस वेरी थिंग ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर आ जाता है जी, ऑब्वियसली वी आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस ड्यू टू द एग्जिस्टेंस जो है कि इसके ऊपर जो है वो हमारे होने, ये आय के होने की वजह से वी आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या हैं? हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे तो हम इस मास्टर को, सॉरी, सर्वेंट को कंट्रोल भी कर लेंगे। अब ये चैलेंजेस का मतलब ये नहीं अज्यूम आपने कर लेना कि मैं यहाँ पे इसको मास्टर कहना शुरू कर दिया। नो, इट आर दे आर द चैलेंजेस व्हिच ह्यूमैनिटी इज फेसिंग बिकॉज ऑफ द सर्वेंट। जैसे आपके सर्वेंट होते हैं, दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सर्वेंट आपके मास्टर बन जाते हैं। बाय कंसीडरिंग और बाय एलिमिनेटिंग दोज प्रॉब्लम्स आप उनको बेटर ऑपरेशनल कैपेसिटी में ला सकते हो। सो किस तरह वो चैलेंजेस हैं कि एआई, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम जो है ना, दे आर इंक्रीजिंगली रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्कर्स, विच इज अ कंसर्न, विच इज डेफिनेटली अ कंसर्न। क्योंकि हमारे यहाँ एक जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रिप्लेसमेंट हो रही है, डाउन साइजिंग हो रही है। दैट इज द रीजन बिकॉज बिहाइंड दिस इज एआई। ठीक है, फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स और ड्रोन्स जो हैं, दे आर ऑटोमेटिकली रिप्लेसिंग द ह्यूमन कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, विच इज detrimental। क्योंकि अगर आप एक फ्री ह्यूमन कर देंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्किल सेट उससे ले लेंगे। तो हाउ, कहते हैं ना, जोसेफ नाय क्या कहता है, अगेन ये डिबेट जो है युवाल की भी है, कि इन फ्यूचर अराउंड 20 to 30 years डाउन द लेन, जो arduous workers हैं, they would lose their job. It would only be about the ones who are either policy makers or the ones who are at intervention levels। ठीक है, वो सस्टेन करेंगे, बाकी को बंदा सस्टेन नहीं करेगा। तो अगर आप फ्यूचर में कहीं पे भी
चैलेंजेस इसलिए आएंगे कि हमने उसमें सेकेंडरी हेडिंग भी तो देनी है ना, कोई ना कोई। अब अगर हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सर्वेंट है, तो हम सिर्फ सर्वेंट के बताते जाएं, तो इसके ऊपर डिबेट तो हम एंड नहीं कर सकते। हालांकि टॉपिक के ऊपर तो सिर्फ एक ही डिबेट है कि मास्टर है, ये सर्वेंट है। तो प्राइमरी डिबेट क्या हुई? सर्वेंट है, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट वो लिख दिया, सेकेंडरी हेडिंग आर्ग्यूमेंट भी तो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना, अदरवाइज हाउ वुड वी बी एबल टू मेंटेन द लेंथ। तो सेकेंडरी हम आके ये बताएंगे कि इसके अंदर कोई इश्यूज है, उनको सॉल्व कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये यही स्ट्रेंथन करेगा ना कि सॉल्व इशू करेंगे वी कौन? ह्यूमंस। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली इट वुड रादर इंश्योर दैट इट इज अ सर्वेंट है, जो है ना, इन एनी वे। फिर एआई कंट्रोल्ड वेपन्स हैं जिनसे ह्यूमैनिटी को बड़ा थ्रेट है। फिर इसी तरह जो है हमारे यहाँ अगर आप देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि अगर एंड आता तो हम दोनों एड्रेस करते, यस, फिर आप दोनों लेकर चलते। नो, यू कैन नॉट से व्हाई कांट इट बी अ मास्टर। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं नाहिल की बात को लेके चलूँ, व्हाई कांट एआई बी अ मास्टर, तो उसके अंदर आप क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे? प्रोबेबिलिटी के आर्ग्यूमेंट्स है ना। तो अगेन प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो ऑब्वियसली सर्टेनिटी प्रिवेल करेगी ना। सर्टेनिटी इज के इट इज नॉट मास्टर, इट इज सर्वेंट, ठीक है। सो फिर हमने नंबर 2 के ऊपर आके बताया कि हम लोग जो है इस सर्वेंट की वजह से कैसे बॉदर्ड हैं, ठीक है। फिर हम आके बताएंगे कि वो मेजर्स क्या लेने चाहिए ताकि हम इन चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिटिगेट कर सकें, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और मैन काइंड के लिए थोड़ा सा सर्वाइवल एग्जिस्टेंस का जो है वो कंसर्न बने। इसमें सबसे पहले comprehensive ethical guidelines to ensure AI that it should align with human values बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप एक एप्लीकेशन बना के, ठीक है, just because of that कि you have created it for the very sake of generating revenue, you cannot ruin people privacy and concerns. Moreover, we need to develop the AI system जो कि ह्यूमन कंप्लेसेंट ह्यूमन एबिलिटीज जो है उनको सपोर्ट करे रादर देन रिप्लेस देम, ठीक है। फिर अगेन वी नीड टू अडॉप्ट बिजनेस इनकरेजेस बिजनेस टू अडॉप्ट ह्यूमन सेंटर्ड एआई प्रिंसिपल्स, यानी कि जो ह्यूमन रेगुलेटेड एआई प्रिंसिपल्स हों रादर देन एआई रेगुलेटेड ह्यूमन प्रिंसिपल्स हों, जिसके अंदर ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है वो अंडरमाइन होती है बिकॉज ऑफ अ मशीन। फिर उसके बाद वी नीड टू प्रोवाइड फंड मेंटोरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उन सारे स्मॉल सेटअप और स्मॉल स्टार्टअप्स को जहाँ पे ह्यूमन कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज को मुकम्मल यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर अगेन फॉर्मेशन ऑफ जो है ना वो पॉलिसीज विच वुड ब्रिंग बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड वर्कर राइट्स। और इसी तरह फिर ऑब्वियसली हम लोग आगे आगे बताएंगे तो जो इसकी मैस वेपनाइजेशन है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। फिर उसके आगे देखो, इनिशियली जब भी कोई चीज़ आती है उसका एक टेक्नोलॉजिकल स्पार आउट फॉल होता है, ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रेगुलेट करने की तरफ लेकर चले जाते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा कि शुरू शुरू में टिकटॉक आई, एवरीबॉडी वाज यूजिंग इट, ठीक है, देन दे पुट सर्टन जो है पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन इट, उसको डिक्टेट करना शुरू कर दिया। सो हमेशा कहते हैं द फर्स्ट मील वुड ऑलवेज बी द फ्री, बट फ्री फ्री मीट इज नो मीट, इट वुड ऑलवेज कम अप विद अ फॉलोइंग कंडीशन ना, ठीक है। तो वो कंडीशन हमें इंश्योर करनी चाहिए ताकि हम इसके अंदर जो है फर्दर इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट करती हैं उन डिस्क्रिपेंसीज को एलिमिनेट करें। बिकॉज हम कभी भी इस वाले पर्टिकुलर आइडिया के साथ नहीं जाएंगे कि इट हैज़ नाउ बिकम अ डेट्रीमेंटल थिंग और ये ह्यूमंस जो हैं ये कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एआई जो है अब डिक्टेट करेगी ह्यूमन जर्नी को, ठीक है। सो ये आपने नहीं करना। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास अगला जो टॉपिक इसके अंदर आता है, दैट टॉपिक इज बेसिकली कि हमारे यहाँ, एक मिनट रुकिएगा जी। फिर जी, इसको बंद करें यार, इसको बंद करो। सही से। अच्छा जी, फिर आगे आ जाते हैं और फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरे टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि एआई जो है कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकता है पाकिस्तान के जो है ना वो एजुकेशन सेक्टर को। अगेन अगर आप इसकी डिस्कशन ये हमने की है, अगर आप बात करते हैं
कि एआई जो है ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रिस्क्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इनोवेशन हमें पता है इज द नीड ऑफ ऑल, बट इनोवेशन शुडंट बी लाइक दिस के ईरान के जो हमास का सुप्रीम लीडर है उसको ईरान के अंदर जाके टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक के थ्रू एआई को यूज करके किल किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स रिस्क, दोस रिस्क शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, फिर जी बात आ जाती है कि हाउ एआई कैन रेवोल्यूशनाइज पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, अब देखिए मेजॉरिटी टॉपिक्स जो हैं ओवरलैपिंग नेचर के हैं। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एआई गवर्नेंस इन पाकिस्तान, एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन क्या हो सकती है एआई की पब्लिक सर्विसेज में, enhancing governance and transparency in Pakistan. It has become the major cause of concern. और फिर exploring the role of AI in tracking climate change, that has become a new debate in which people are utilizing themselves. लेकिन एआई जो है इसकी बहुत बड़ी डिबेट ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन को कंप्रोमाइज करवा रही है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके यहाँ एक बहुत बड़ा टॉपिक आया था जब कोविड राइज पे था, तो उसके 2021 में टॉपिक आया था कि इस कोविड के राइज की वजह से जो है वो जो स्पेसिफिक हो गया था कि जो रिसर्च और जो साइंटिस्ट हैं उनका एरिया ऑफ रिसर्च की क्या इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। सिमिलरली अब सबसे बड़ी जो डिस्कशन होती है एआई को लेके वो ये होती है कि थर्ड वर्ल्ड में इसने बिल्कुल एजुकेशन को जो कि क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस ही नहीं था करता, उसकी फर्दर डिटीरियोरेशन कर दी है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एआई जो है ये कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकता है पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को। अब इसमें बड़ा स्पेसिफिक होकर हमें बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि एआई जो है ना, इट शुड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। इट शुड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसके अंदर सबसे पहले उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा नीड और पेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे यहाँ एआई को आप कोई ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम या मॉडल जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा हो अभी तक, रादर देन दिस वेरी थिंग के बच्चे जो हैं वो रटा मारने के लिए है, आप लोग सीएसएस की तैयारी करने के लिए जो है वो एआई को यूटिलाइज करते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ यूजिंग एआई, जिसके अंदर जो है वो आप जी जी ऑब्वियसली जब वो कह रहा है पॉजिटिव ही डिस्कस होंगे, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है रेवोल्यूशनाइज करना है। रेवोल्यूशनाइज जब आप करते हो चीज को तो ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करके आपने जो है वो नेगेटिव तो नहीं कर देना ना। टॉपिक के अंदर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि हाउ एआई कैन रेवोल्यूशनाइज और कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, या हाउ या कैन एआई रेवोल्यूशनाइज और डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, या एआई इन पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर आगे कॉलन लिखा होता रेवोल्यूशनाइजिंग और डिस्ट्रॉइंग, तो आपके पास चॉइस होती है, आप किसी उस पे जाते। ये तो बड़े सिंपल सा टॉपिक है कि कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा, तो हमारी पहली हेडिंग भी इधर ही आ जाएगी। ये सेम टॉपिक उठ के हमारी पहली हेडिंग बन जाएगा कि किस तरह रेवोल्यूशनाइज करेगा। फिर मैंने कहा कि पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि एआई can assist teachers by automating administrative tasks, जहाँ पे grading assignments and providing real-time feedback would become something which is new normal। दुनिया के अंदर जो है गूगल क्लासरूम्स के ऊपर क्लासेस शिफ्ट हो गई हुई हैं, yet again वहाँ पर इनोवेटिवली एक्सप्रेसिव किस्म की जो है वो फीडबैक्स जनरेट होती हैं जो कन्वेंशनल नहीं होती, मजबूरी के तहत। जैसे यहाँ पर होता है कि हर कोई ऐसे चेक करके नीचे कमेंट क्या दे रहे होते हैं हम लोग के इम्प्रूव दिस सर्टन थिंग रादर देन मेंशनिंग और बीइंग स्पेसिफिक। फिर हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू यूज, हमारा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप ये है कि हम एआई टूल्स को यूज नहीं करते। वी नीड टू यूज एआई टूल्स इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप between students who are living in the remote areas and students who are living in the posh areas of Pakistan, so that we can provide them quality equality education अक्रॉस द बोर्ड। फिर एआई को हमें ऑटोमेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जो फोकस या सेंटर्ड अप्रोच हो पाकिस्तान के अंदर वो ये जो देखो हमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आप बार बार डिबेट सुनते हो कि हम लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूलों को। उसमें नीड क्या है, वो कहते हैं कि हम एक टीचर को एक स्टूडेंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पर मंथ 7,000 जो है जो है वो कॉस्ट आती है 7,000 तक। ठीक है, वो कहते हैं कि इतना गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो शुड रिड्यूस इट।
टिल 4,000, वी शुड रिड्यूस इट टिल 3,500। इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का एक मेजर चंक होता है। तो क्यों ना हम एआई बेस्ड रेगुलेटेड मॉनिटरी सॉरी मॉडल्स ले आए, जिसके थ्रू जो है हम लोग यूं कर सकते हैं कि जी वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जिसमें अटेंडेंस वगैरह होती हैं, या जिसके अंदर ओवरऑल जो है वो एक मैकेनाइजेशन होती है, जहाँ पे वॉचमैन रखे होते हैं हमने, जहाँ पे असिस्टिंग स्टाफ रखा होता है, उसको एआई रिप्लेस करे, ताकि हम इसको रेवोल्यूशनाइज कर सकें, कॉस्ट जो रिडक्शन जो है उसको लेकर आ सकें। फिर उसके बाद जो है हमें एआई कैन प्ले अ की रोल इन प्रमोटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आपको पता है स्टेम जो है, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इज द न्यू बेसिक नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड दैट इज शुड बी देयर इन एनी कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, हम इसको इसके थ्रू इंश्योर कर सकते हैं। फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि वो आपको जो है वो वाली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, जिसके थ्रू आप ना सिर्फ एजुकेशन को, बल्कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के साथ साथ अपनी सोसाइटी की एक एक अब नई पॉलिसी है, जैसे एक कम्युनिटी पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट आया है ना, सिमिलरली वो कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो है थ्रू एआई इट शुड बी लिंक्ड विद द सोसाइटी। ठीक है, थ्रू विच जो है वो नीड बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स हो, नीड बेस्ड जो है वो कैटरिंग हो। जैसे आप देखो, एक तो पर्सनलाइज्ड किस्म का जो है ना, पाकिस्तान में जितने भी एजुकेशनल सेटअप्स हैं ना, जिन्होंने राइज पे गए हैं, जो कि ग्रो किए हैं, उनकी सक्सेस एक ही थी कि वो फीडबैक जो है वो एक तो साइंटिफिक था। आप देख लें, इवन इफ इट वाज़न्ट देयर, एआई के कोई नामो निशान नहीं था, तो भी पंजाब कॉलेज के अंदर जो है वो पर मैसेज के ऊपर जो है वो फीडबैक जाता था, दैट इंश्योर्ड द ट्रांसपेरेंसी। तो वो होनी चाहिए यहाँ पे। अगेन फिर कौन कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस रास्ते में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वी आर अनएबल टू रेवोल्यूशनाइज पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम थ्रू एआई। ठीक है, उनमें सबसे पहला प्राइमरी चैलेंज जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनएडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है क्रॉस द बॉर्डर, और इस चीज़ के लिए जो है आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी डील करना है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर नीड आपको क्या चाहिए कि आप जो है वो सारी कंट्रीज, पूरी कंट्री के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक ही इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अगर कहता हूँ कि मुझे जो है वो अटेंडेंस को डिजिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो ऑनलाइन सेंट्रली कंट्रोल्ड हो। अब ऑब्वियसली पूरा टीयर एग्जिस्ट करता है, MEAs होते हैं, MEAs का पता जो वहां पर आ जाते हैं, फिर DMO होता है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर होता है। उन सारों का इंटरेस्ट जब भी छापा मारते हैं वो कुछ और नहीं चेक कर रहे होते, दे आर ओनली चेकिंग वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज के जी किस तरीके से जो है वो लोगों के लिए जो है वो अटेंडेंस, मतलब उनकी वो एब्सेंटी को जो है चेक करके उनको पेनल्टी डाल सकते हैं, सिर्फ एक टैबलेट के होने से, जहां बायोमेट्रिक रेगुलेशन हो एआई की, और वो ऑटोमेटिकली पॉप अप करे कि कहाँ पे कौन से स्कूल में किस जगह पे कितनी लैक हो रही है। आई एम टॉकिंग मोर जो है ना फिलोसफी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट ये एक इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम का रियल फोकस जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो गया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अगली बात करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एआई के अंदर जो है हमें जो एक और बड़ा चैलेंज, एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है ही है, दूसरा है जो कॉस्ट है ना ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एआई इन एजुकेशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इज अ मेजर बैरियर। ठीक है, अब एक छोटा सा, अब चूंकि ये न्यू फील्ड है, इसके ऊपर मदारियां भी उतनी बड़ी बैठी हुई हैं। ठीक है, हर बंदे जो है वो यही चाहते हैं कि हम लोग, हमारा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो। अब वो जो है वो दुनिया भर में कुछ चीज कॉमन होती है ना, तो उसकी इकोनॉमी जो होती है ना, वो मेजर स्केल के होते हैं, स्केल पे होती है, जिसकी वजह से वो चीजें सस्ती होती हैं। पाकिस्तान में बड़ी ही डिफरेंट चीज है, यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज भी न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उसको इतना महंगा करते हैं, इतना महंगा करते हैं कि रादर देन इट कैन बी स्प्रेड और इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेल सके, या उसको स्कोप को वाइडन कर सके, वो उसके अंदर जो है और ज्यादा कन्वेंशनल जो है ना वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप ये एआई के थ्रू जो है ना रेवोल्यूशनाइजिंग जो है वो नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद जी, हाँ जी, आप पॉइंट्स में साथ साथ पढ़ रहा हूँ, आप अच्छे पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्विकली अगर हम रिकैप करें तो हमें समझ आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अगेन ये देखें हर चीज लिंक्ड है, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी ये आर्ग्यूमेंट जहन में रखिएगा। ठीक है, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए फोर्स चाहिए होगी,
फोर्स के बाद पैराफर्नेलिया चाहिए होगा, फिर फंड्स चाहिए होंगे, फिर स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। अब इन सारी चीजों के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज्ड रहता है, क्योंकि अगर एक कंट्री लेस डेवलप्ड है और उसके अंदर जो है वो एक प्रॉपर जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपका जो है पैराफर्नेलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट और ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली लैक करेगी इसमें। फिर कल्चरल रेजिस्टेंस बहुत डोमिनेटेड है, ठीक है। आप अब करके देख लें, ठीक है। आपके जो वो लोग हैं वो दे वुड नेवर वांट, उनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि आप जो है वो अभी कोई ये नहीं चाह रहा कि वो टीचर रिप्लेसमेंट करने दे, तो वो आपको एआई को ट्रांसफॉर्म करने दे, कि चौकीदार अड़ गया तो वही नहीं आपको करने देगा, ठीक है। फिर इसी के साथ आपको पता है कि एआई के यूज एजुकेशन में जो है ना, इट रिक्वायर्स अगेन कोलेक्टिव जो है ना वो एफर्ट है, जिसमें स्टूडेंट डाटा रिक्वायर्ड होगा। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, वी आर अंडर डेवलप्ड, वी डू हैव दीज जो है ना मिसकंसेप्शंस के वो पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज होगा। हम तो वो चिप नहीं, वो हम समझते थे वो वैक्सीन नहीं थे लगाते, हमें लगता था बिल गेट्स जो है उसने जो है वो चिप लगा देनी है थ्रू वैक्सीन, ठीक है। मतलब बिल गेट को जो है आप समेत, मुझ समेत हर किसी इंसान में एक चिप लगानी है, क्या लेना है उसने हमसे, ठीक है। तो हम उस लिए जो है ना वो उसकी इतनी रेजिस्टेंस जो है वो ले आते थे, तो ये तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बाद करंट एजुकेशन जो पाकिस्तान में है ये बड़ा रिजिड है, इसमें ट्रेडिशनल करिकुलम है, इसमें इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप करिकुलम को चेंज कर सकें। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स, यहाँ पे तो आप कोर्स गाइडलाइंस के अंदर जो है थोड़ी सी कोई नई बात डाल के देखें और फिर देखें उसके ऊपर जो प्रॉपर प्रोपेगेंडा होता है और जिसके थ्रू फिर आपको रगड़ा जाता है, यू हैव नो आइडिया। मतलब कि करिकुलम जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रिंट करता है उसके अंदर, मतलब ऐसी एग्जांपल आई कैन नॉट इवन शेयर इट हियर, ठीक है। तो जो है वो आज आज आपके साथ सारी शेयर हो जाएंगी, ठीक है। कमर, आज इनके साथ जितनी भी आउटलाइंस है ना सारी शेयर कर दो, और कुछ बेस्ट पेपर्स भी शेयर कर देना इन आउटलाइंस के ऊपर जो बने हों, सो दैट दे वुड हैव एन आइडिया, सर ठीक वो है। ये वाली फाइल मैंने पहले ही शेयर कर दी है बच्चों के साथ। ठीक है, नहीं मैं अब आज के साथ आपके साथ 3 फाइलें और शेयर करता हूँ। फिर जो उसके बाद वे फॉरवर्ड आ जाएगा कि हम कौन से नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम एआई को इंटीग्रेट करें और रेवोल्यूशनाइज करें हमारे एजुकेशन सेक्टर को। ऑब्वियसली एआई ड्रिवन करिकुलम हमें लेकर आना पड़ेगा, हमें एक्सेप्टेंस लेकर आनी पड़ेगी, हमें अडेप्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, हमें R&D को इंश्योर करना पड़ेगा, हमें क्लियर पॉलिसीज और जो एक लैकिंग ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है पब्लिक को इंगेज करना पड़ेगा, सो दैट हम इन सारी चीज़ों के थ्रू जो है हम एआई को टॉक ऑफ द टाउन बना सकें, सो दैट हम इससे एक प्रॉपर बेनिफिट ले सकें। फिर अगली बात पर आते हैं, और अगला टॉपिक ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है इसमें इनोवेशन को कैसे और रिस्क को कैसे बैलेंस करना है हमने, ठीक है। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। क्या आप समझते हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है इसमें इनोवेशन के साथ रिस्क को बैलेंस किए बगैर आप इनोवेशन को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला ये आएगा कि एआई जो है आपको पता है वो डिफेंस और मिलिट्री जो है एक्सपेंशन उसमें एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब इनोवेशन मल्टीपल टाइप्स की हो रही हैं, ठीक है। आप ड्रोन्स को देख लो, ऑटोनोमस रोबोट्स को देख लो, आप जो है वो जो है वो डिफरेंट उसको देख लो, क्या उसको कहते हैं, हमारे यहाँ जो मशीन्स हैं, ऑपरेटिव हैं, दी ऑल आर बेसिकली इन्वेंटिंग। लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट भी आ गया। वो शिफ्ट ये है कि समटाइम्स मैल फंक्शनिंग की वजह से दे वुड फायर बैक। तो सबसे पहले हम इसमें आएंगे, हम आगे बताएंगे कि ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर एआई बेस्ड जो इनोवेशंस हैं उनकी वजह से जो है वो हमें रिस्क क्या उठाने पड़ रहे हैं, अनरेगुलेटेड रिस्क्स हैं, ठीक है। जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेके डिफेंस रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें साइबर अटैक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं विदाउट बीइंग रेगुलेटेड, उसकी ब्रीच बड़ी इजी हो गई है। ग्लोबल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस जो है बड़ी इन्हेंस्ड हो गई है। ये इनोवेशन जो है इसकी वजह से लोगों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें तो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स जो की जाती थी उसकी काउंटर काउंटर एनालिसिस आ गए हैं। अब कहीं पे भी आपको अटैक करना होता है तो चूंकि एआई ने इतनी इनोवेशन ले आए हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर देखें कि लेटेस्ट एक डीआई खान के अटैक हुआ है, जहां पे उन्होंने लेजर गन्स के साथ साथ जो है वो ग्लासेस जो इंफ्रारेड ग्लासेस होती हैं वो पहनी हुई थी। अब ऑब्वियसली उसके थ्रू वो डिटेक्ट करते थे ह्यूमन सेंसर मोशन
इनोवेशन को, जिसके थ्रू वो रादर देन कि ये वाली इक्विपमेंट जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती, वो अपोजिशन के हाथ में लग गई, टेररिस्ट के, एंड दे जो है ना वहाँ पे मार्टर्ड मैनी पुलिसमैन देयर, ठीक है। तो ये जो डेंजर ऑफ बायस है ना एआई मॉडल्स के अंदर, ये जो है ये बड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट जनरेट कर रहा है। अब जो ट्रीट हमने एआई को इंटेलिजेंस में या ग्लोबल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में यूज करते हुए जो चीजें इनोवेट की थी, हमने ये थोड़ी सोचा था कि दे वुड बी यूज्ड काउंटरफियट, वो लेकिन अब यूज हो रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले इनोवेशन को एथिकल कंसर्न और अकाउंटेबिलिटी के साथ बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले हम कहेंगे कि इस इनोवेशन की वजह से रिस्क क्या हो रहे हैं, रिस्क इस इनोवेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, इम्पैक्ट की वजह से डेट्रीमेंटल जो है वो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस की जो है ना वो क्वेश्चंस पोज हो गए हैं। फिर हम आएंगे, हम कहेंगे कि इन इन थ्रेट्स या इन इनोवेशंस और इसके साथ अटैच रिस्क को बैलेंस कैसे करना है। फिर वही सारी डिबेट आ जाएगी, वही एथिकल कंसिडरेशन वाली डिबेट आ जाएगी, वही ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट वाली डिबेट आ जाएगी, वही अगेन सॉफ्ट शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स वाली डिबेट आ जाएगी, वही अगेन जो है वो जो है वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की डिबेट आ जाएगी, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल रेगुलेशन की डिबेट आ जाएगी, वही इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस की डिबेट आ जाएगी। तो ये इस सारे टॉपिक के अंदर 3 मेजर हेडिंग्स में हम जाएँगे। सबसे पहले कि एआई की ग्लोबल सिक्योरिटी की वजह से इनोवेशंस जो हैं वो किस तरह फ्रूटफुल हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखेंगे। फिर लेकिन इन इनोवेशंस की वजह से डेट्रिमेंटल इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, रिस्क्स क्या हैं और उन रिस्क्स को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी की सारी डिबेट इसके अंदर होगी। आप ये भी तो देखें ना कि ग्लोबल सिक्योरिटी ने इनोवेशंस जो एआई के थ्रू इंश्योर किए हैं, उनसे फ़ायदे भी बड़े हुए हैं। अब आपको एक्सेसिव ह्यूमन जो है वो इंजरीज़ नहीं फेस करने को मिलती, ठीक है। पहले क्या होता था, ह्यूमन्स ड्रिवन सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर था, क्या होता था उसमें? अब आमने-सामने हो जाते थे। ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आओ और आके बताओ कि इस यूज़ ऑफ एआई इन ग्लोबल सिक्योरिटी ने थ्रू इनोवेशन क्या फैसिलिटेट किया ह्यूमंस को, ठीक है। उसमें ऑल ओवर डिस्कशन होगी कि ह्यूमन लाइफ से लेके ह्यूमन एक्सपेंडिचर से लेके ह्यूमन कैपेसिटी से लेके ये सारी चीज़ों की डिस्कशन होगी। नंबर 2 पे आएँगे कि इसकी वजह से रिस्क्स कौन से आगे हैं, और फिर नंबर 3 पे आएँगे कि रिस्क्स को बैलेंस कैसे करना है इनोवेशन के साथ, ताकि हम ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर एआई के यूज़ को इफेक्टिवली लेकर चल सकें। ठीक हो गया जी। कमर इससे नेक्स्ट वाली डोमेन पे आना ज़रा। फिर जी आपके पास आ जाता है जेंडर और फेमिनिज्म। अब आपको पता है अगेन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। इसमें जो सबसे पहले टॉपिक हम लेकर आते हैं वो हमेशा से जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। अच्छा जी, इसमें आके ना 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने डील करना है। सबसे पहला एस्पेक्ट कि पाकिस्तान एंड वुमेन, वुमेन इन पाकिस्तान, और दूसरा वुमेन एट ग्लोबल लेवल। सबसे पहले वुमेन इन पाकिस्तान की अगर हम डिस्कशन करें तो हम कहते हैं कि हाउ वी कैन एम्पावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू वुमेन एम्पावरमेंट, तो एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओवरकमिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैरियर्स इन पाकिस्तान। बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, टॉपिक सीधा-सीधा है कि हमने एम्पावर करना है वुमेन यंग एंटरप्रेन्योर्स को, बिज़नेस वुमेन को। हमने ओवरकम करनी है 2 चीज़ें, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैरियर्स। तो ऑब्वियसली हम ये भी ज़रूर इलस्ट्रेट करेंगे कि वुमेन को एम्पावर करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। हम सबसे पहले आएँगे और सबसे पहले आके बताएँगे
stance clarity में obviously will say that कि women जो entrepreneur will overcome economic and cultural barriers by improving economy, increasing job opportunities. इनको showcase करना पड़ेगा balance between work life and family and increasing gender equality so that the major question posed on them should be eliminated. सबसे पहली major heading होगी कि how women entrepreneurs will overcome the economic barriers in Pakistan. सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमिक बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है, उसके लिए जरूरी ये है कि एक्सेस टू फाइनेंस एंड कैपिटल दैट शुड इंड्यूस लेबर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, दैट लेबर विल एक्सपैंड व्हिच कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू जीडीपी। ठीक है, मतलब कि विमेन एम्पावर होंगी जब हम इन इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स को ओवरकम करेंगे जो कॉमनली परसीव किए जाते हैं आर नॉट अट्रीब्यूटेड विद वुमेन। फिर वुमेन लेड बिजनेसेस हमें ओपन करने पड़ेंगे विच विल क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज and inclusive workplaces for men and women, especially for women, which would again generate this culture of women empowerment. फिर हमें innovation and technological advancements करनी पड़ेंगी that will improve women based soft image through which जो है वो हमारे यहाँ more and more जो है वो foreign direct investment flow करेगी। ग्लोबल मंत्रा क्या है? दुनिया में कहा जाता है सॉफ्ट इमेज इज ऑलवेज बीइंग पोर्ट्रेट बाय द सॉफ्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आप इसको वीकर ना कंसीडर करें, आप इसको सॉफ्ट कंसीडर करें और उसके थ्रू जब आप इंश्योर करेंगे एम्पावरमेंट को तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली जो है आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करेगी और इंक्रीज करेगी। फिर जो वुमेन लेड बिजनेसेस है ना, ये ग्लोबली ग्लोबल पार्टनरशिप और ग्लोबल जो आपकी एफर्ट कोलैबोरेशंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक रोल प्ले करेंगी और वो जो एक वेरी पर्टिकुलर टैग एंड टैबू है जो एसोसिएटेड है कि विमेन आर सपोज टू बी एट होम, तो उनको जब आप ग्लोबली लिंक करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी एक ओवरकमिंग इकोनॉमिक बैरियर होगा जो कि यूजुअली एक जेंडर स्पेसिफिक रोल्स के साथ एसोसिएटेड होता है एट स्टे एट होम एंड डू द वर्क। फिर वुमेन की इंक्रीज पार्टिसिपेशन जो है ना वुड ऑलवेज रिजल्ट इनटू मोर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज दैट वुड डेफिनेटली रिड्यूस द जेंडर गैप एट वर्क प्लेस, मोर ओवर इन सोसाइटी दैट कैन इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट। फिर हम आएंगे और हम आकर डिस्कशन करेंगे कि कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कल्चरल बैरियर्स को ओवरकम कर सकती हैं। ऑब्वियसली जब प्रमोशन ऑफ एथिकल बिजनेस होगी तो दैट प्रैक्टिस वुड इंश्योर फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ देम इन द मार्केट एज वेल, रिड्यूसिंग मोर क्रिटिकल क्वेश्चन ऑन देयर वेरी एग्जिस्टेंस। फिर जैसे एक सर्टन हैंडमेड और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की विमेन एक्सपोर्ट करेंगी तो डेफिनेटली वो जो एक कल्चरल डिफ्यूजन है या ट्रांसफ्यूजन है या कल्चरल इनोवेशन है, कल्चरल कोलैबोरेशन है, वो भी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से वो कल्चरल टैबूज जो हैं वो रिमूव होंगे। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो शोकेस करेंगी कि कैसे ये जो पर्टिकुलर टैग है कि they are not good balancer between the family work life and family life, women entrepreneur more and more in society होंगे तो they would definitely learn how to balance family responsibilities and business, which is an achievable success which would definitely pour more relations to women। फिर women entrepreneurs जो हैं वो encourage करेंगी society के अंदर दूसरी women को for growth, and this would automatically eliminate the gender based criticism। फिर हम आएंगे कि कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो विच आर बेसिकली हैम्पर कर रहे हैं विमेन को ओवरकम करने के लिए ये इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स। सबसे पहला तो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल रोल है जो सोसाइटी में डिस्करेज करता है that women shouldn't pursue entrepreneurial ventures। फिर लिमिटेड एक्सेस है, ऑब्वियसली फाइनेंसिस पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, कैपिटल ओनिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इक्वालिटी नहीं है। फिर इसी तरह स्पोर्ट नेटवर्क है वो लैक करता है, सोसाइटी और स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन और बिजनेसेस मेल डोमिनेटेड हैं, लिमिटेड मेंटोरशिप फॉर फीमेल एग्जिस्ट करती है, दैट टू इज कॉजिंग द मेजर रिफ्ट। फिर जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है और जो हरासमेंट है
वर्क प्लेस के ऊपर, वो एक सोशल स्टिग्मा पोज करती है, जो बेचारी विमेन को डिस्करेज करती हैं कि दे शुड बी मूविंग अहेड एंड शुड बी गोइंग फॉर समथिंग गुड एंड ग्रेट। फिर इसी तरह आप देखें कि अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम पाकिस्तान में एम्पावर कैसे करेंगे। ठीक है, हम इनको एम्पावर करेंगे सबसे पहले कि हम ओवरकम वुमेन कैसे करेंगे इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स को, फिर दे व्हाई दे एग्जिस्ट एट फर्स्ट प्लेस, फिर हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। ठीक है, अदर देन दोज हु डिस्कस्ड अबव, हाउ टू एम्पावर वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान। एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस लोन्स होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए टू द वुमेन। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वुमेन रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए, एजुकेशन मस्ट बी assured थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, मिस एडवेंचर वेंचर नहीं होना चाहिए। सपोर्टिव नेटवर्क मेंटोरशिप होनी चाहिए, जहाँ पे इन्हें गाइडेंस और इंस्पिरेशन दी जाए, और साथ में पब्लिक अवेयरनेस और R&D होनी चाहिए, जहाँ पे वुमेन लेड इनिशिएटिव्स को मोर प्रॉम्प्ट सपोर्ट और सब्सिडीज दी जानी चाहिए, ताकि वुमेन शुड इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक हो गया जी। फिर जी अगली बात हमारी आती है, जी हो जाएंगी आज सारी हो जाएंगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान। बड़ा ज़रूरी टॉपिक है ये, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान, इसकी पॉलिसी और कम्युनिटी एफर्ट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये अगेन जो टॉप इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये लिंक्ड करता है दूसरे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, अच्छा, आज कॉम्बैटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान पॉलिसी एंड कम्युनिटी एफर्ट्स। सबसे पहली बात यह है कि व्हाट पॉलिसी मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम जेंडर बेस्ड वायलेंस। सबसे पहले तो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क होगा, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है एंड प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट वुमेन should be enhanced, should be made at least through legal procedures. फिर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स एंड अवेयरनेस अमंग वुमेन। फिर वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए वुमेन की टू एनहांस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि देखो, वायलेंस कब होगा, ऑब्वियसली इट वुड इमर्ज आउट ऑफ टू थिंग्स, आइदर women आर नॉट इंडिपेंडेंट और दे आर टू मच इंडिपेंडेंट। ठीक है, या तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है या वो जो है डिपेंडेंट है। मोर और लेस आपको जब फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, तो ऑब्वियसली वो एक जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसको मिनिमल रेशियो पे आप डिक्लाइन कर सकते हो। फिर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, ताकि जिसके थ्रू री इंटीग्रेट की जा सके वुमेन इको को इन सोसाइटी। फिर डेवलप होनी चाहिए ऐसी एप्लीकेशन जो रिपोर्ट करें वायलेंस को, और प्रोटेक्शन और साइबर हरासमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड। ठीक है, सो दैट वेमेन को, देखो 3 लेवल्स के ऊपर जो है आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1 इज दिस, दैट यू एम्पावर वेमेन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब ये है कि आप उन्हें प्रोटेक्शन दो सोसाइटी के अंदर। नंबर 2, आप उनके लिए लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो इतनी हैंडी कर दो कि एक्स्ट्रा जो लीगल काउंसिल के राइट्स हैं उनमें जाने की जरूरत ना पड़ी। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कर दो कि उस चीज़ को रिपोर्ट करना और उस चीज़ को काउंटरफिएट करना बड़ा आसान हो जाए। फिर हम आगे आएंगे, बताएंगे कि व्हाट कम्युनिटी एफर्ट्स जो हैं आर नीडेड टू बी टेकन सो दैट पाकिस्तान के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म किया जा सके। पहले हमने डिस्कस किया पॉलिसी मेजर्स, अब कम्युनिटी एफर्ट्स की बात करें। मेन वुमेन बॉयज दे शुड ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट द जेंडर वायलेंस थ्रू थ्रू लीगल वॉइसेस। फिर जो ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ डोरी डिमांड, ऑनर किलिंग एंड जो है ना वो सती वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, या चाइल्ड मैरिजेस हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए प्रॉपर कैंपेन्स होनी चाहिए। देखो, community efforts would always result into community generated census. This would ensure more and more compliance than the law in itself. फिर coalition होनी चाहिए, क्रिएशन होनी चाहिए जेंडर इक्वालिटी के थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज। फिर आपको सिंबॉलिकली इंडिपेंडेंट बॉडीज इंश्योर करनी पड़ेंगी, ताकि वो एक एक सिंबॉलिकली इक्वल इक्वालिटी को इंश्योर करें, जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करके जेंडर बेस्ड वायलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम
करेंगे कि हाउ कम्बैटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस विल अपलिफ्ट पाकिस्तान। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, दोनों जेंडर वुड इक्वली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड थ्रू विच जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रिवेल करेगी। लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाएगा, मोर और मोर स्किल लेबर आएगी, नॉलेजेबल फोर्स आएगी, बेनिफिट करेगी जीडीपी को, सोशल कोहेजन होगी, लो क्राइम रेट होगा, इमरजेंस होगी, ज़्यादा पीसफुल सोसाइटी की इंटरनेशनल रेपुटेशन हम अच्छी अर्न करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, इनकरेज करेंगे इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन कंट्री। टूरिज्म और अलाइनमेंट ऑफ सस्टेनेबल गोल्स वुड बी अलाइंड विद इट, जो कि अगर पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म होता है तो हम इन सारी चीज़ों को जो है वो लेकर चल सकते हैं। फिर आगे आएंगे और बताएंगे कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान को। एलिमिनेशन होगी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन की, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर्ड होगी रिगार्डलेस ऑफ द एरिया, रिगार्डलेस ऑफ द क्रीड एंड रेस। फिर विमेन को इक्विप करना पड़ेगा नॉट ओनली विद द एजुकेशन बट विद स्किल सेट एंड रिसोर्सेज। फिर अगेन एनजीओज, गवर्नमेंट्स और स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को अपना रोल को इन्हेंस करना पड़ेगा ताकि वे विमेन जो हैं उनको मोर एंड मोर जो है वो एक एक सॉर्ट ऑफ जो है वो प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है। फिर जो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये दो डिस्कशन हमारे पास हो गई, ठीक है। उसके बाद जो अगली डिस्कशन आती है वो हमारे पास आ जाती है। हेलो, मुझे ना आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं जी जी। फिर जी हम आ जाते हैं इसके अंदर हमारे पास डिस्कशन आती है। जी जी आसिफ। मैं बोल ही नहीं था रहा, मुझे कॉल आ गई थी। खदीजा, आप कौन कौन कल्चरल बैरियर्स और इकोनॉमिक बैरियर्स का मतलब है कि वुमेन जब एम्पावर होंगी तो वो कौन से कल्चरल बैरियर्स और इकोनॉमिक बैरियर्स को जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कल्चरल बैरियर ये भी है जिसमें कहा जाता है कि इनको जो है ना, डू नॉट लेट देम कम आउट ऑफ होम। ठीक है। उसको जब वो एम्पावर होगी ना इकोनॉमिकली तो उसको ब्रेक करेगी। फिर बात आ जाती है अगेन, जो थर्ड हेडिंग मैंने बनाई थी कि व्हाट इज कॉजिंग दीज कल्चरल बैरियर्स, तो ऑब्वियसली पैट्रियार्कल माइंडसेट है। फिर हम आएंगे ओवरकम करने पे तो हम कहेंगे इस माइंडसेट को चेंज करो। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है जेंडर इक्वालिटी, अ ड्रीम डेफर्ड और एन अचीवेबल रियलिटी। ये टॉपिक हमने किया था, आपको याद है ना, जब ने हमने कहा था जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और रियलिटी। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे ड्रीम डेफर्ड तो इसका मतलब क्या है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है, और अगर आप अचीवेबल रियलिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक रियलिटी है। दिस वी ऑलरेडी हैव डन। ठीक है। फिर अगर हम आगे आए तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है जिसके अंदर वो डिस्कशन आती है कि जो द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन पैट्रियार्की ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, ये टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्की। ये और ये टॉपिक ऑलमोस्ट लिंक्ड है, इनको भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है जी हमारे पास जेंडर आइडेंटिटी इन 21st सेंचुरी बियॉन्ड बाइनरी डेफिनेशंस। ठीक है, ये टॉपिक किसी को समझ आया, बताएं मुझे। अगेन ये जो टॉपिक है ना, द अनसीन स्ट्रगल ऑफ वुमेन अगेंस्ट पेट्रियार्कल, ये भी सेम है, जहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की की डिस्कशन करेंगे। इसको हम इस तरह लेके चले जाते हैं कि वुमेन को मोर इम्प्रेसिवली हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसको मैं लेकर चलता हूँ, वुमेन इन टेक्नोलॉजी, ब्रिजिंग द ग्लोबल गैप, जेंडर जेंडर गैप इन स्टेम, मतलब साइंस। जिसके ऊपर आप वुमेन इन स्पोर्ट्स लास्ट टाइम पूछा गया था, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन और मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स के अंदर वुमेन किस तरह जो है इलेबोरेटिव रोल प्ले कर सकती हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि हैव यू अंडरस्टूड दिस जेंडर आइडेंटिटी इन 21st सेंचुरी बियॉन्ड बाइनरी डेफिनेशंस।
हाँ जी, कौन है जो बताएगा इस टॉपिक को? जो इस टॉपिक को सही इंटरप्रेट करेगा उसके लिए एक जो है वो सरप्राइज है। माइक ओपन करके करें। माइक ओपन करके, कमर माइक ओपन करो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर, बाइनरी ऑपोजिशन से मुराद ये है कि औरत और मर्द की तफरीक की बुनियाद के ऊपर जो हमने जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कर रखी है और लेबल कर रखी है प्रोफेशंस को और कामों को, उनसे बाहर निकलकर हमें एक जेंडरलेस वर्ल्ड क्रिएट करने की जरूरत वेरी गुड। सर इसका वेरी ये गुड। भी सर क्या नाम है आपका? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलें बोलें। सर इसका एक मतलब ये भी लिया जा सकता है कि along with men women are also capable to do the things men are already doing। नो नो, बाइनरी कोडिफिकेशन क्या होती है? सर इसका मतलब यही लिया जाएगा ना कि जो हमने जेंडर नहीं, why स्पेसिफिक it is रोल्स being कर रखे said हैं। that the world has way beyond moved than the binary codification? Now they would see, they do not see that the world surrounds and surrounds around male or female. They say that now it is more about largely कि ये दुनिया सारी की सारी is based on one principal ideological sex, biological sex. It isn't defined into categories. सर एक्चुअली बाइनरी रोल हम लोग को एसोसिएट होते हैं, जैसे कुछ मेल्स के लिए होता है, कुछ फीमेल्स का होता जी, है। वो तो स्पेसिफिक हो जाते हैं ना बाइनरी रोल्स के, ये फीमेल कर सकती हैं, ये मेल कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो हम वो डिटरमन करते हैं कि चूंकि जी कुछ लिमिटेशन है विमेन फीमेल की, कुछ मेल की थ्रू बायोलॉजिकल सेक्स भी उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि अंडर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हमने चीजों को समझना है तो हमें फिर ये मेल को असाइन करनी पड़ेगी, ये मेल को फीमेल को असाइन करने पड़ेगी। इट इज बेसिकली सर मोर ऑफ अ दिस थिंग कि जेंडर इंक्लूसिविटी हमने कैसे लेकर आनी है, जेंडर इक्वालिटी हमने कैसे इंश्योर करनी है। ये जो एक फ्लूइड सा कॉन्सेप्ट है जेंडर का, ठीक है, इट इज नो मोर देयर इन द सोसाइटी। वो कहते हैं कि अब कल्चर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, आपको आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब देयर इजंट एनी पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ मेल और फीमेल। नाउ द वर्ल्ड हैज गॉन बियॉन्ड दिस वेरी फिनोमेना ऑफ मेल एंड फीमेल। जी सर, जो स्पेसिफिक रोल्स हम लोग को बाइनरी हम लोग को दे दिए जाते हैं, तो ये बियॉन्ड का मतलब है उनसे निकल के ये हम यस, लोग का। अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब जी जो एक रिजिडिटी है ना उससे बाहर निकलना है हमने। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसको हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना, इन द करंट एरा या करंट टाइम में द वर्ल्ड हैज इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल जेंडर्स, मतलब ट्रेडिशनल जेंडर से ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब सिर्फ मर्द और औरत नहीं रहे, जेंडर इवॉल्व हो गए हैं। नहीं, इसको इस तरह लिखा जा सकते हैं। अगेन फिर आप लेबल करोगे ना उसको। ठीक है। नहीं सर, मतलब हालांकि हमने तो हम कह दिया ना कि सिर्फ मर्द और औरत नहीं है, और भी जेंडर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से मतलब उनकी जेंडर रोल्स भी चेंज हो रहे हैं, और रोल भी चेंज, सारा कुछ आइडेंटिटी चेंज हो रही है। चले, मैंने इसके ऊपर ना आपको एक आउटलाइन अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि आप लोगों में से कोई अगर इसके ऊपर आउटलाइन बना के चेक करवाना चाहेगा तो मैं उसको फ्री चेक कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, फिर इसके ऊपर जो है कल तक ये मैं दे रहा हूँ आपको ये वाला टॉपिक स्पेसिफिकली, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि आप इसको क्रिएटिवली कैसे डील कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द न्यू नॉर्मल इन द वर्ल्ड। एक टाइम तो हम ये कहते थे ना कि दैट जेंडर में हम दो ही जेंडर को कंसीडर करते हैं, या जेंडर इक्वालिटी की मद में हम जेंडर थर्ड जेंडर को भी लेकर आएंगे। नाउ द वर्ल्ड इज इवन हैज गॉन बियॉन्ड दिस वेरी कॉन्सेप्ट कि वो कहते हैं बाइनरी डेफिनेशंस आर नो मोर द न्यू नॉर्मल। वो कहते हैं इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रखो 21st सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे लोग जो हैं वो रिजिडिटी से बाहर आए और मूव अवे करें इन कन्वेंशनल सेटअप्स के थ्रू, जिनमें वो कहते हैं कि फीमेल ये करेगी, मेल ये करेगा। अब वो कहते हैं इक्वालिटी थ्रू प्रिंसिपल एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, हर कोई बंदा हर कोई काम कर सकता है, इसमें कोई बाइंडिंग प्रिंसिपल या बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है। ये क्या चीज करे, अगर ये हो जाता है तो फिर वही जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वही जो इन्फीरियोरिटी सुपरियोरिटी है, वही जो इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल वीकनेस और वही जो स्ट्रेटिफाइड जेंडर्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। वर्ल्ड वुड ग्रो इनटू एन इंक्लूसिव प्लेस फॉर ह्यूमंस टू लिव। मेरे हाथ से होना भी ऐसे चाहिए, ठीक है। अब ये आ जाता है जी, अब हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है कि ये जो स्टेम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विमेन जो है, ये इनकी प्रॉस्पेरिटी और इन्हांसमेंट किस तरह हो सकेगी। विमेन इन टेक्नोलॉजी ब्रिजिंग द ग्लोबल जेंडर गैप इन इन स्टेम, ठीक है।
इसमें सबसे पहले तो हम आएंगे और आके बताएंगे कि वाई देर इज दिस ग्लोबल जेंडर गैप इन स्टेम इज वाइडनिंग विद टाइम ना, ठीक है। मतलब ये बढ़ क्यों रहा है? ऑब्वियसली सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स हैं, हमेशा देखो आर्ग्यूमेंट्स कितने ओवरलैप कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड के अंदर सोसाइटल नॉर्म्स हैं जहाँ पे दे वुड नॉट लेट पीपल, और दे वुड इवन डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम परसुइंग स्टेम एजुकेशन। सिमिलरली जो जेंडर बाइसेस हैं क्लासरूम्स के अंदर, जहाँ टीचिंग प्रैक्टिसेस आर ऑफन दे इफेक्ट गर्ल्स परफॉर्मेंस एंड इंटरेस्ट इन स्टेम सब्जेक्ट्स, वो क्योंकि वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, उनको अभी भी यही सिखाया जाता है मैक्सिमम मैट्रिक कर लो, मैट्रिक से ऊपर नहीं जाना। पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक है, कि वो दे कैन नॉट इवन जो है ना सी एनीथिंग बियॉन्ड द जो है वो रेलम ऑफ दीज वेरी थिंग्स ना। तो वो अब ऑब्वियसली आप मेजॉरिटी पाकिस्तान के इलाकों को देख लें, जो इंटीरियर सिंध को देख लें आप, फार फरलांग बलोचिस्तान को देख लें आप, साउथ पंजाब में देख लें, वहां पे पहली तो बात है एजुकेशन इतना इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। दूसरी बात यह है हो भी तो वो कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। तीसरी बात ये आती है इवन इफ समबडी शोज इंटरेस्ट इनटू द हायर फील्ड्स, ठीक है, जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, जिसमें मैथमेटिक्स हो, तो दे आर डिस्करेज्ड, कि उस इंटरेस्ट को भी वो डिसलाइक करते हैं। इसी तरह कल्चरल और फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे इलाकों में, जहाँ पे डोमेस्टिक प्रायोरिटीज जो हैं उनको ऊपर रखा जाता है रादर देन अ फीमेल परसुइंग कैरियर इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स। फिर इसी तरह हमारे यहाँ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हो गई हुई है, जहाँ पे हम लोग ये इनकरेज करते हैं कि वुमेन जो हैं वो सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स को परसू करें, लाइक आर्ट्स होनी चाहिए ये वो, जिसकी वजह से ये गैप इतना वाइडेंड होता जा रहा है कि जेंडर ये स्टेम जो है इसको हम लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे, या इसके इंटरेस्ट को एग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे। फिर हम आएंगे और आके बताएंगे कि इसी तरह के ये जो लिमिटेड जो हम जो जो जेंडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या फील्ड्स हैं, इनकी वजह से इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन वुमेन की आ रही है पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली स्टेम फील्ड के अंदर, ठीक है, जो एक सिग्निफिकेंट लॉस है ह्यूमन कैपिटल का, और एक बहुत बड़ा इनोवेशन जो है वो स्टॉपेज है। फिर इसी तरह जो हम फेल टू डेवलप फुली रेंज डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल्स, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक लिमिटेड पूल आ रहा है। अब देखें, मैं कहता हूँ कि women आर इक्वली देयर इन एनी फील्ड इन पाकिस्तान। स्पेसिफिकली आप देखो सर्विसेज को उठा के देख लो, 50% रिप्रेजेंटेशन हर बैच में हो रही होती है। लिमिटिंग वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन स्टेम वुड ऑलवेज रिजल्ट इन टू दिस ग्लोबल लोअरिंग रैंक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं, आप देखो ना हर एक जेंडर का थॉट पैटर्न आर्टिकुलेटेड होता है, उसकी अपनी एग्रीगेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। तो वो जब आप इंगेज ही नहीं करेंगे इक्वालिटी की बेस के ऊपर, तो आप फीमेल के इतने बड़े चंक को माइनस कर देते हो इन्हीं फील्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली आप लैक तो करोगे। अब यहाँ तो ऐसा हो दुनिया के अंदर जो है वो जो नोबेल प्राइजेज हैं, नोबेल लॉरिएट्स हैं, उनमें फीमेल है ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो फिर मैडम मैरी क्यूरी देख लें और भी देख लें, फिर मैं कहूँगी हाँ ये जरूरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। फिर हम आएंगे, फिर हम रोड मैप देंगे किस तरह हम जेंडर गैप जो है स्टेम की फील्ड में ब्रिज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो है करिकुलम रिवाइज करना पड़ेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजीज इंक्लूसिव बनानी पड़ेंगी, जेंडर सेंसिटिव और एक्टिव गर्ल एंगेजमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। फिर इसी के साथ हमें स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू परसू दीज डिग्रीज होना चाहिए फॉर फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स फैमिलीज। फिर इनकरेज करना चाहिए फीमेल को ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड्स को ज्वाइन करें इन स्टेम, सो दैट दे कैन परसू दिस वेंचर एज अ होल फील्ड इन देयर लाइफ, ठीक है। फिर पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, वेयर एकेडेमिया जो है वो दे शुड क्रिएट अ सपोर्ट और इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग वुमेन इन स्टेम। फिर इसी तरह पॉलिसीज होनी चाहिए जो स्टेम वर्क प्लेस जो है उसके ऊपर वर्क बैलेंस जो है उसको इंश्योर करे, सपोर्ट वर्क लाइफ इंश्योर हो, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए। फिर इसी तरह हमें जो है बाइसेस जो है उनको एलिमिनेट करके स्टेम के अंदर जो है वो रेगुलेटरी मेयर्स के ऊपर ना सिर्फ टीचर फीमेल कैपेसिटी के होने चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल्स जो हैं और जो हायरिंग मैनेजर्स हैं दे वुड आल्सो बी ऑफ द सेम जेंडर, सो दैट जेंडर गैप कैन बी ब्रिज्ड। और अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर गए तो ये स्टेम की फील्ड में जो जेंडर जो अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है इसकी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान को कैन रीच अप टू न्यू हाइट्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है पांचवी फील्ड, जिसको हम कहते हैं पांचवी डोमेन गवर्नेंस की, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर जो है टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, बड़े सिंपल से टॉपिक हैं, ठीक है, कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ले लें। सबसे पहला टॉपिक है द रोल ऑफ जुडिशरी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान। बड़ा माइन्यूट सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वही सोमोटो की डिबेट है, इज इट डेमोक्रेटिक इन नेचर और नॉट, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है कि द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम इन सर्विलेंस स्टेट, ठीक है,
कि भाई हम लोग आज़ाद तो हैं लेकिन आर वी रियली, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू डील इन दिस टॉपिक। कि सिक्योरिटी स्टेट जो है, क्या वो इंडिपेंडेंस या वो फ्रीडम को गारंटेड करती है, इंश्योर करती है, इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी आंसरिंग थोड़ी देर में। फिर गवर्नेंस इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देख लें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर हाउ वुड दे बी डीलिंग विद द गवर्नेंस चैलेंजेस, ठीक है, क्योंकि देखो एक कंट्री को आप 10 इयर्स के लिए वॉर में रखो, इसकी आउटलुक टोटल चेंज होगी, फिर उसके गवर्नेंस चैलेंजेस भी और होंगे, उनके सोल्यूशन भी और रिक्वायरमेंट करेंगे। फिर नंबर 4 पे टॉपिक है गवर्नेंस का जो इम्पैक्ट है और चैलेंजेस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऑब्वियसली पूरे रीजन के अंदर कौन सी गवर्नेंस से रिलेटेड हमारी पॉलिसीज हैं जो फॉरेन पॉलिसीज को गाइड कर रही हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान क्या फ़ायदे में, नुकसान में है, कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है जी चैलेंजेस क्या हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के इन पाकिस्तान प्रोविंसेस। बहुत बड़ी डिबेट है कि पावर जो है वो डिवॉल्व होनी चाहिए, लोकलाइज होनी चाहिए पावर, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसके अपने नुकसानात भी हैं। अब आप देख लें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो 18th अमेंडमेंट के बाद आपने प्रोविंसेस को दिए, उनके ऊपर एक मेजर डिबेट राइज कर गई है कि वफाक चाहती है कि उनको वापस लें, इसलिए डिबेट भी होने लग पड़ी थी कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करो, ठीक है। इसको हम देखेंगे डिजिटल गवर्नेंस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन डिजिटल एरा। ऑब्वियस सी बात है, अब जो है अगेन द कॉन्सेप्ट, जैसे हर चीज़ ई कॉमर्स हो गई है, ई ट्रेडिंग हो गई है, इसी तरह ई गवर्नेंस भी हो गई है। तो जो ई गवर्नेंस है वो अगेन जहाँ पे गवर्नेंस को इंश्योर कर रही है, वहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टोर्स को भी डिफरेंट तरीकों से मोल्ड कर रही है। फिर उसके बाद डिजिटल गवर्नेंस, उसके बाद चैलेंज ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, बैलेंसिंग डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजे का टॉपिक है कि गवर्नेंस में ना आप उठा के देख लें, पॉलिटिशियंस ब्लेम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स ब्लेम करते हैं पॉलिटिशियंस को, ये दोनों मिलके ब्लेम करते हैं जो है वो फौज को, और फौज मिलके ब्लेम करती है इन दोनों को। तो दैट्स अ क्रूशियल डिबेट दैट वी नीड टू डिस्कस। और फिर लास्ट में आ जाएगा कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रीडिफाइनिंग ग्लोबल गवर्नेंस। अगेन ये लिंक्ड होगा डिजिटल गवर्नेंस के साथ। नंबर 7 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स और 8 टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होंगे, ठीक है। कल हम इनको करेंगे और इसके साथ लिटरेचर वाले और दूसरे जो हमारी डोमेन्स हैं वो उनको काबू करेंगे। टॉपिक्स मैं सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जितनी भी आउटलाइंस मेरे पास पड़ी हैं, ताकि आप उनको एक दफ़ा रीड कर लें। लेकिन एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि इनमें से मेजॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो मैंने आपको बता दी थी ना, वही ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ठीक है। अब इसमें ये है जो कि इतने ज़्यादा इकट्ठे टॉपिक्स को लिखना और टाइप करना, तो समटाइम्स क्या है, मैंने चैट जीपीटी से भी फैसिलिटी ली है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आर रिटन बाय माय ओन हैंड्स, ठीक है। तो आपने वो जो फॉर्मेट है ना, ठीक है, वो जहन में रखना, और फॉर्मेट वही है कि टॉपिक को डीकोड करना है, डीकोड करके प्राइमरी हेडिंग पहले आएगी, सेकेंडरी उसके स्पोर्ट में आएंगी और बात खत्म होगी। कंक्लूजन को मैं रिवाइज कर देता हूँ। कंक्लूजन को मैंने ये कहा था कि देखे ना, ये यही तो मैं चाहता था कि माइंड मल्टी डायमेंशनल हो जाए। देखो हमने जितने आइडियाज़ को, जितनी इन चीज़ों को डिस्कस किया, इसका मतलब ये नहीं था कि आप इन सारी की सारी चीज़ों को क्रैम करें। इसका मतलब ये था कि अब आप आपका दिमाग, आपका होराइज़न थोड़ा-सा ब्रॉड हो गया है। आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को ज़हन में सोच रहे हो। आपके माइंड में इस टाइम पॉलिटिक्स के भी सर्टेन आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, इकोनॉमी के भी चल रहे हैं, जेंडर के भी चल रहे हैं और एआई के भी चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कल परसों जो आप पीएमएस में अपीयर हो रहे हैं, बाद में सीएसएस में अपीयर हो रहे हैं, ये देखना, ये फैसिलिटेट करेंगे सारे। कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको ये बताया था, कंक्लूजन के अंदर टू कंक्लूड से स्टार्ट करते हैं और इसके एंड के ऊपर हम लोग जो है 80% ऑफ अ पेज यूटिलाइज करते हैं। हमने कोई नई बात नहीं करनी, जो एग्जैक्ट रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं समरी करने के, सॉरी प्रेसी करने के, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। और ये एक सॉर्ट ऑफ जेनेरिक कंक्लूसिव समरी होती है विदाउट इंक्लूजन ऑफ एनी न्यू आइडिया, एनी न्यू डिस्कशन, एनी न्यू डिबेट इन इट। और टू कंक्लूड इन कंक्लूजन से स्टार्ट करना ताकि उसको पता हो वो कंक्लूजन का पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है जी। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और मैं अगेन आपके साथ सारे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, बट कीप इन माइंड मैं इसके साथ डाटा भी जो मैंने थोड़ा थोड़ा साथ में निकालता गया वो भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर वही ज़हन में रखना है। स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो आपने उसको माइंड नहीं करना। सी यू टुमारो इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।